अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी 3 मिनट रह गए हैं। इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर हम अपना लेक्चर रूबा आपको अपना माइक ऑफ करना होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं या फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं 2 मिनट और, क्योंकि मैं अभी 2 मिनट पहले आपको सेशन को स्टार्ट कर चुका हूँ। मीनवाइल जब तक मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, आप ये वेबसाइट अपने पास, अगर आप लोग लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे, ओपन कर लो। इस वेबसाइट का नाम है oatd.org, oatd.org, जिसका जो एब्रीविएशन है ओपन एक्सेस थीसिस एंड डेजर्टेशन इसका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का लेक्चर जो है वो एक ब्रीफ लेक्चर है। बेसिकली ये ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लो, oatd.org। इस वेबसाइट के ऊपर पूरी दुनिया से थीसिस अवेलेबल हैं जो कि ओपन एक्सेस सर्चेबल हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो इमेज प्रोसेसिंग पे, इमेज अगर आप लोग सर्च कर रहे हो इमेज प्रोसेसिंग पे और आप इस सर्च इंजन में इमेज प्रोसेसिंग लिख के सर्च करते हो, तो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं 117,102। अच्छा क्लास में ये दोबारा से रिपीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा एक ब्रीफ लेक्चर है, छोटा लेक्चर है। ये है थीसिस एंड डिसर्टेशन के बारे में, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीशन के लिए भी आपको एक थीसिस लिखना होगा और अभी तक शायद आप लोगों में से मेजॉरिटी ने अपना कोर पेपर फाइनल ना किया हो। तो मुझे लगता है कि ये जो वेबसाइट है आपको हेल्पफुल हो सकती है अपना रिसर्च का कोर पेपर आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन के सिलेक्शन के लिए। अच्छा जी, ये वेबसाइट है oatd.org। ये जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी रिसर्च टॉपिक अपना लिख सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज प्रोसेसिंग, ये लिखा रहा है यू सर्च फॉर इमेज प्रोसेसिंग, और इसने मुझे 17,102 टोटल मैचेस आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब ये जो सारे रिजल्ट्स आए हैं ये पूरी दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस में से सर्च होकर आया है। यानी यहाँ जो मेरे पास लिंक्स हैं ये इंडिविजुअल थीसिस हैं। अब मैंने इनको शॉर्टलिस्ट करना है क्योंकि मुझे मास्टर्स के थीसिस चाहिए, तो मैंने एमएस सिलेक्ट कर लिया। तो अब जो मेरे पास थीसिस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एमएस के थीसिस होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि जो रिसर्च है वो रीसेंट हो, तो मैं इसके अंदर फर्दर जो फिल्टर लगाऊंगा वो लगाऊंगा 2016 टू 2020। अब जो मेरे पास थीसिस आए हैं इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो कि एमएस के हैं, और वो 2016 से लेके 2020 के दरमियान में वो तकरीबन 328 थीसिस आए हैं। थीसिस ज़रूरी इसलिए है कि अब ये आप देखते जाएं कि जी ये है कैडवा एनीरी इमेज स्पैम। अच्छा जी, ये जो थीसिस है इसका टाइटल है इमेज स्पैम डिटेक्शन। उसके बाद है जी एक्सेलरेटिंग कार्डिक एमआरआई कंप्रेस्ड सेंसिंग इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसके बाद है जी मैलवेयर स्कोर बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग। उसके बाद इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, मेरीन ऑर्गेनिजम्स की सेगमेंटेशन और क्लासिफिकेशन मुझे थोड़ा थीसिस पसंद में आया, ये मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको ओपन कर लिया। एक और वेब, इस पर क्लिक करूंगा तो एक और टैब के अंदर ये थीसिस ओपन हो जाएगा।
अब मैं ऑब्जेक्टिव्स आपके ना ग्रुप में मेंशन कर रहा हूँ जो कि आपने अब आपके इस वीकेंड की असाइनमेंट है। अब मे बी आप लोगों को ये असाइनमेंट का लफ्ज़ सुन के थोड़ा गुस्सा है मुझ पे, लेकिन ये असाइनमेंट मार्क्ड असाइनमेंट नहीं है। इसके मैं नंबर नहीं लगा रहा। ये असाइनमेंट उन लोगों के लिए है जो अपने फारिग टाइम को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपना कोर पेपर आइडेंटिफाई कर लें ताकि उनकी रिसर्च फाइनल हो जाए। तो ये असाइनमेंट सेल्फ असाइनमेंट है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अगले लेक्चर में जिन लोगों ने जो थीसिस सेलेक्ट किए होंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मैं ये टास्क आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले कि आपने OATD कलेक्ट थीसिस। आपने थीसिस कलेक्ट करने हैं जो आपसे रिलेटेड हों लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। मैंने इस वेबसाइट पे आपको सर्च करके दिखाया कि आप किस तरह अपना सर्च टॉपिक एंटर कर सकते हैं। फिर उसमें से आप एमएस सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपना टाइम फ्रेम दे सकते हैं 2016 टू 2020। तो आपके पास जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उन थीसिस के लिंक आ जाएंगे। जब एक बार पास थीसिस के लिंक आ गए, आपने उसके बाद जो अगला टास्क करना है वो ये करना है कि मेक लिस्ट ऑफ। आपने जो थीसिस आपके पास आए हैं उनमें से उन थीसिस की लिस्ट निकालनी है जिनकी कोई ना कोई पब्लिकेशन हो। अब मैं यहाँ पे ISI पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं लगा रहा। मैं आपको ये करूँ कि कोई भी पब्लिकेशन हो, वो थीसिस कह के मेरी पब्लिकेशंस हैं। वो पता कैसे चलेगा कि उस थीसिस की पब्लिकेशंस हैं? पता दो तरीकों से चलेगा। पहला तरीका ये है कि उस थीसिस के अंदर उसके अपेंडिक्स में या उसके फ्यूचर वर्क में या कंक्लूजन में उसने खुद से बताया होगा कि इस थीसिस में से मैंने ये पेपर पब्लिश किए हैं। एक तो तरीका है कि आपको उसके थीसिस में से पता चल जाएगा कि उस थीसिस में से कोई पब्लिकेशन हुई हुई है कि नहीं। दूसरा तरीका ये कि आप थीसिस के ऑथर का नाम गूगल स्कॉलर पे सर्च करो उसके थीसिस के टाइटल के साथ। अब मिसाल के तौर पे जी ये माजिद सभाग माजिद ऑथर है और इनका ये टाइटल है, तो आप ये दोनों ये पूरा सेंटेंस जो है वो आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करो तो एक तो आपको इस थीसिस का लिंक मिलेगा, लेकिन इसके अलावा शायद आपको इसके पब्लिश्ड पेपर मिल जाएं इन टॉपिक्स पे। अब उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर आपको ऐसा रिसर्च पेपर मिल गया जिसका थीसिस आपके पास है, तो बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं कि उसने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या किया, उसने वैल्यूएशन कैसे की, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा, थीसिस के अंदर वो डिटेल में लिखा होगा। जबकि एक रिसर्च पेपर में वो समरी की फॉर्म में लिखा होता है। एक रिसर्च पेपर मैक्सिमम 20-25 पेजेस का होगा, लेकिन एक थीसिस जो है 120 पेजेस का होता है। तो आपको एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मिल गया कि उस स्टूडेंट ने रिसर्च कैसे की है। जब आपको उसका थीसिस का डॉक्यूमेंट मिल गया, तो आपका जो फोर्थ काम है, आपने सिर्फ उन थीसिस को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका आपको पेपर मिल जाए। उसके बाद जो आपका फोर्थ टास्क है, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो चैप्टर है उस थीसिस का उसको स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद इंशाल्लाह जो जो ये टास्क्स कंप्लीट कर लेगा वो अगले लेक्चर में मेरे साथ डिस्कशन कर सकता है। जब आप उसको जब आप उसको स्टडी कर रहे होगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने एग्जामिनर के क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई किए थे इन स्लाइड्स में। एग्जामिनर, मैंने ये व्हाट्सएप के ऊपर आपकी जो साथ PDF शेयर की थी उसके नीचे दोबारा रिप्लाई करके लिख दिया एग्जामिनर्स क्वेश्चंस। आपने जब इन थीसिस को पढ़ना है उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर को, तो आपने इस नज़रिए के साथ पढ़ना है कि क्या ये एग्जामिनर के क्वेश्चंस इसने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में आंसर किए हुए हैं। अगर आपको वो आंसर उसके रिसर्च मेथोडोलॉजी में मिल जाते हैं
तो आप ये समझ लो कि आपका कोर पेपर सिलेक्ट, आपको उस थीसिस का पेपर कोर पेपर अपना सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, आपको ऐसा थीसिस मिल गया है जिसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है, और उस रिसर्च पेपर से रिलेटेड सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो थीसिस है वो भी आपको मिल गया है। अब आपने सिंपली करना ये है कि आप उसको ईमेल करो कि काइंडली मेरे साथ अपना कोड शेयर कर लें, या फिर काइंडली आप मुझे बता दें कि आपने अपना सोर्स कोड कहीं पे अपलोड किया तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकूं। वो ये खुद आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि जी मेरी ये रिसर्च का सोर्स कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या ये मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है। वो आप डाउनलोड करें, उसका डेटा सेट डाउनलोड करें, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दें, और आप जो भी उसने किया उसके अंदर माइनर चेंजेस के साथ अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि ये आज की सारी जो एफर्ट थी वो इस वेबसाइट से रिलेटेड थी, और ये मैंने जो टास्क्स हैं जो आके आपने इस वीकेंड पे करने हैं, ये ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। ये कोई मार्क्ड असाइनमेंट नहीं है, ये वॉलंटरी टास्क्स हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगले लेक्चर में जो स्टूडेंट ये काम कर लेगा वो मेरे से थीसिस डिस्कस कर लें। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं अपना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मैंने पीएचडी में लिखा था चैप्टर, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर के अंदर आप जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और एग्जामिनर उसको कहाँ पे देखना चाहता है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं, अपनी अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट खींच के वो सीआर को सेंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, मुझे लेट पता चला है, मैं इसलिए ना नहीं सुन सका। कोई बात नहीं, ये आपके ग्रुप में जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे पिछले सारे लेक्चर भी अपलोडेड है, ये भी अपलोड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आप बता रहे थे कि माइनर चेंजेस के साथ हम अपना थीसिस कर सकते हैं, तो सर ये काफी होगा? हमारा मतलब 2 साल की मेहनत है। और अच्छा देखो, अगर आपको ये 100% समझ में आ जाता है ना कि उसने अपने थीसिस में किया क्या है, तो तब आप माइनर चेंजेस कर सकते हो। ये है कि उसका पहले थीसिस पूरा समझना, और फिर उसका कोड इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसके कोड को समझ के इस स्टेज पे आना कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये इसमें आपको बहुत जल्दी कामयाबी नहीं हासिल हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। इसमें महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। आपने 10 थीसिस को शॉर्टलिस्ट किया जिनका आपको पेपर भी मिल गया, आपने 10 के 10 को ईमेल भी कर दी। ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 आपको अपना सोर्स कोड भी शेयर कर लें, उसमें से शायद 1 या 2 करें। फिर जो करेंगे उसको आप जब डाउनलोड करोगे, उसको रन करने में आपको टाइम लगेगा, रन करने के बाद उसको समझने में टाइम लगेगा, समझने के बाद आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे थीसिस मिल गए जिनका पेपर पब्लिश्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचा सकता है। वो कैसे भला? आपको कोर पेपर मिल गया, उसका थीसिस मिल गया। थीसिस के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर भी है, और उसके साथ-साथ लिटरेचर रिव्यू का भी चैप्टर है। आप पूरे का पूरा लिटरेचर रिव्यू उसका जो लिखा हुआ है, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। उनकी जो-जो उसने अपने लिटरेचर रिव्यू में किया ना, वो उसने 2018 तक किया है। आप वो अगले 2 साल का भी कर लो, 19 और 20 का भी कर लो, आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मौजूद है। उसके थीसिस में उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, उन पेपर्स के बारे में भी लिखा है जिसने उसने जिनके साथ कंपेयर किया था। यानी आपको एक कंप्लीट गाइड मिल गई है जो कि आपके इंटरेस्ट बेस है कि आपने रिसर्च में करना क्या है। और जहाँ तक बात है कि आप समझ रहे हो कि ये 1 महीने में हो जाएगा, ये इतने कम टाइम में नहीं होगा। जितने टाइम में ये होगा ना, इतना टाइम आपका वैसे भी लगना है अगर आप खुद से कोई कोर पेपर ढूँढते हो और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो। लेकिन ये आपको जो आपका शुरू का लिटरेचर रिव्यू लिखने का सेक्शन है और बाकी चीज़ें हैं, उनमें से टाइम काफ़ी बचा लेगा आपका। इसलिए आपको मैं ये इस रास्ते से आगे जाने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। सर जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो कोई नई तो नहीं है, लेकिन सतोशी नाकामोटो है जो है, उसने मतलब एक पेपर पब्लिश किया है जिसके बाद ये बिटकॉइन वगैरह मतलब वो डेवलप हुआ, और उसने पूरी मतलब देखे कितनी चेंजेस आ गई हैं।
ये सही। इस तरह का काम अगर हम करें ये एक्सीडेंटल होता है या मतलब किस तरह से इस तरह का हम अगर इम्पैक्ट हम चाहें कि हमारी वजह से आए तो ये अच्छा कैसे पॉसिबल है मतलब? नहीं नहीं, मैं आपको ये मशवरा, अच्छा जो, हाँ, जो सातोशी नाकामोटो ने रिसर्च पेपर लिखा था ना, वो जी जी सर। ऐसी इनोवेशन थी कि उसने जो प्रपोज किया ना, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर उसने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, उसके अंदर उसने मुख्तलिफ चीजें जो पहले से मौजूद थी उनको जोड़कर एक सिस्टम बनाने का तरीका बताया, ठीक है। जब जी सर। उसने ये प्रेजेंट किया था ना, तब पूरी दुनिया में उसकी तारीफ नहीं थी हुई। लेकिन अभी वक्त का तकाजा ये है, बेसिकली आप ये समझो कि कभी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो ज़रूरत की, टाइम की डिमांड होती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना, इस टाइम हमारे टाइम की डिमांड है। अब मैं वो बताता हूँ कि टाइम की डिमांड कैसे है। एक वेबसाइट है, बेसिकली अगर आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो, तो ये वेबसाइट है, इसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ना ये सबसे पहले लिखा है जी बिटकॉइन, और बिटकॉइन, एक बिटकॉइन कितने का है। इस टाइम इसकी कीमत इतनी अहम नहीं है जितनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अहम है। कहने का मतलब ये कि जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल है ना, ये एक बेसिकली एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। जिस तरह आप इस टाइम मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हम जिस प्रोटोकॉल के तहत ये कम्युनिकेशन करें ना, इसको हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। ये TCP और UDP प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट के। तो जो सतोशी नाकामोटो था, उसने एग्जिस्टिंग चीजों को जोड़कर एक ऐसा प्रोटोकॉल प्रपोज किया था जिसकी बेस पे हम इंटरनेट के थ्रू वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले इंटरनेट के थ्रू वैल्यू ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते थे। मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ, बैंक टू बैंक मैसेज जा सकता है कि मुराद के अकाउंट में से इतने पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये एक मैसेज है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती थी इंटरनेट पे, लेकिन वैल्यू ट्रांसफर नहीं थी होती। तो जो सातोशी नाकामोटो ने एक एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जो प्रपोज किया था, वो एक वैल्यू ट्रांसफर का था। अच्छा, अब मैंने जो आपको ये जुमला बताया, क्योंकि आपने मिसाल सतोशी नाकामोटो की दी है, उसको खुद भी नहीं था पता कि ये वक्त की ज़रूरत इतना बन जाएगा। वो इस वजह से बना कि आज तक कोई दुनिया की करेंसी नहीं है जो आप चेक कर सको कि कितनी इस टाइम मार्केट में है। अच्छा, बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन मुझे पता है कि इस टाइम, इस आखिरी 10 मिनट में पूरी दुनिया में कितने बिटकॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो बिटकॉइन है ना, ये कितने एग्जिस्टेंस में है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने US डॉलर इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है उसने छुपा के रखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि कितने पाकिस्तानी रुपए इस टाइम मार्केट में है, वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेट बैंक ने उस बात को छुपा के रखा हुआ है। उन्होंने क्यों छुपा के रखा है? क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन करनी होती है। अब हम ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम नाफिज है, हुकूमत जमहूरियत पाकिस्तान का, जो ये कहती है कि रेट पाकिस्तान की वहाँ चलेगी, हर उस इलाके में जहाँ पाकिस्तानी करेंसी चलेगी। आप उठ के बाहर दुकान से चीज़ लेने जाते हो, तो आप उसको पाकिस्तानी रुपया दोगे, वो आपको चीज़ दे देगा। तो जहाँ पे पाकिस्तानी रुपए में चीज़ खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की रेट कायम हो सकती है। लेकिन हुकूमत कभी भी ये नहीं बताएगी कि कितने पाकिस्तानी रुपये सर्कुलेशन में है। वक्त का तकाजा ये है कि जो सातोशी नाकामोटो ने प्रोटोकॉल प्रपोज किया, उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दुनिया को दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये सारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, और इन सारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में ये सबसे पहले क्लियर किया जाता है कि सर्कुलेशन में कितने यूनिट्स हैं इसके, और ये ट्रांसपेरेंट है। मैंने देखना है कि आखिरी बिटकॉइन के जो ब्लॉक एक्सप्लोरर के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो मैं सिंपली उसके एक्सप्लोरर पे जा सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये इसका जी blockchain.info का एक्सप्लोरर आ गया। मैं देख सकता हूँ कि पिछले 10 मिनट में जो ब्लॉक बना है वो ये बना है, और इस ब्लॉक के अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। कोई भी इतना ट्रांसपेरेंट दुनिया के अंदर इस टाइम निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास US डॉलर हैं और मैं आपको US डॉलर ट्रांसफर करूं, तो मैं छुप के कर सकता हूं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो हर ट्रांजैक्शन है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि
जी, इस ब्लॉक का हैश ये है और ये कॉइन बेस का न्यूली जनरेटेड कॉइन है। ये एड्रेसेस हैं जिनके दरमियान में ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस एड्रेस ने इस एड्रेस पे इतना-इतना बिटकॉइन भेजा है। तो बेसिकली जो सातोशी नाकामोटो ने प्रपोज़ किया था ना, वो एक ऐसा सिस्टम प्रपोज़ किया था, जो कहता था कि हम अब जिस दुनिया में मौजूद है ना, वहाँ पे बड़े-बड़े हुकूमती निज़ाम अपनी जो करेंसी है ना, उसको छुपा के रखते हैं। उसके यूनिट्स को बताते भी नहीं कि टोटल कितने हैं और उसकी ट्रांज़ैक्शंस भी छुपाते हैं, बैंक भी छुपाते हैं और पूरे नेशनल लेवल पे छुपाया जाता है। तो उसने एक सिस्टम प्रपोज़ किया जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बेस करता था और उसने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम जब 2008 में उसने इंट्रोड्यूस कराया तो 1-2 साल तो वो उसको ब्लैक मार्केट इस्तेमाल करती रही। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब वो व्हाइट मार्केट में आने लग गया है और लोगों को वाक़ई उसकी इफ़ादियत समझ में आ रही है कि ये यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। अब वापस सवाल ये आता है कि क्या आप ये काबिलियत रखते हैं कि आप ये कर सकते हैं? इसके पीछे डिपेंड करता है कि आपके पास ऐसा क्या नॉलेज है जो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सातोशी नाकामोटो का जो पेपर है अगर आप वो पढ़े ना, तो वो अपने जो मैथमेटिक्स है ना, उसके बैकग्राउंड में वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली मैथमेटिकल जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, हैशिंग का फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसके बाद नॉन्स का फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो 5-6 फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो उसने खुद बनाया हो। हाँ, ये बने-बनाए फंक्शन से दो 1970s के फंक्शन है, 1980s के फंक्शन है, लेकिन अपने उस पेपर में उसने इन फंक्शंस को जोड़कर एक सिस्टम बनाकर दिखाया था। और उस सिस्टम के बारे में उसने ये प्रपोज़ किया कि अगर ये सिस्टम दुनिया में राइज हो जाता है, तो कोई भी इंसान इस सिस्टम के साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता। यानी अगर हुकूमत गिरने वाली है तो वो मुफ्त के नोट नहीं छाप सकता। यानी अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या ब्लॉकचेन नेटवर्क एग्ज़िस्ट करता है तो किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो खुद से बिटकॉइन बना ले। ये अपने उस पेपर में उसने प्रूव किया था। तो क्या आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड है कि आप इस तरह की कोई चीज़ क्लेम कर सकते हैं? अगर है तो डेफ़िनिटली आप भी एक नए सतोशी नाकामोटो बन सकते हैं। लेकिन इतना जो प्रेशर है ना वो अपने कंधों पर ना उठाएँ। मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा। दुनिया के अंदर इसको ईज़ी लेकर चलें। देखें आप अगर बहुत ज़्यादा किसी एक फ़ील्ड के अंदर अच्छे हैं तो डेफ़िनिटली आप उसके अंदर एक एक्सट्रीम किस्म का प्रोजेक्ट करें और एक्सट्रीम किस्म का थीसिस करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरी एमफ़िल की डिग्री से मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे समझ में आ जाए रिसर्च कैसे करनी है, तो ये पहला मकसद आपका होना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बिटकॉइन जैसा पेपर बनाना है। वो उसने उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसने ये थ्योरी प्रपोज़ की और वो वैलिडेट हुई और आज लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेरा ये मशवरा है कि अपने कंधों पर ये बोझ डालने की कोशिश ना करें। तो सर आपने कहा कि ये काफी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बहुत सी अभी भी गवर्नमेंट है जो इसकी परमिशन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं इसके जरिए ब्लैक मनी मतलब वो ट्रांसफर होती है। यार जो बिटकॉइन है ना, ये हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर लीगल है। आप अमेरिका के अंदर बिटकॉइन सेल परचेज कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, आप इंग्लैंड में कर सकते हो। जिन मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ना ब्लैक के मनी के ऊपर, उन मुल्कों में बिटकॉइन अलाउड है। ये सिर्फ़ उन मुल्कों ने इसको बैन किया हुआ है जिनके स्टेट बैंक के अंदर ना इन लोग या टीम्स अभी इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर सकती। इंडिया ने बैन किया था। इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंडिया का स्टेट बैंक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया और स्टेट बैंक जो इंडिया का है, उसने कहा है कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने कहा है स्टेट बैंक को कि आप अपनी सफाई पेश करें, नहीं तो इसको अलाउ करें और इंडिया अलाउ कर रहा है। तो मुल्क वही इसको बैन कर रहे हैं, जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। जहाँ तक बात है कि ये इसमें ब्लैक की ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, तो अगर ऐसा ही होता तो ये कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इसको अलाउ ना करती। एफएटीएफ उन्हीं का इदारा है, वो उस एफएटीएफ में क्यों नहीं लेकर आते कि जी बिटकॉइन को बैन किया जाए। एफएटीएफ के अंदर अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे वो ये क्यों नहीं प्रेज़ेंट करते जी बिटकॉइन से ब्लैक की ट्रांज़ैक्शन होती है, इसको बैन करें। भाई ये हकीकत थोड़ी फ़र्क है। जो ब्लैक की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो टीटी से होती हैं। अगर आप थोड़ा-सा ये खबरों को इन डेप्थ पढ़ोगे तो ये आपके
सरकारी निज़ाम में और आपके जो स्टेट बैंक के रेगुलेशंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है कि यहाँ से पैसा आप हुंडी के ज़रिए बाहर भेज दो और टीटी के ज़रिए मंगवा लो। ये ब्लैक की ट्रांज़ैक्शंस है। एफएटीएफ इनकी बेस पे आपको ब्लैक लिस्ट करना चाह रहा है। इसलिए नहीं कि आप बिटकॉइन के ऊपर खरीदो-फरोख्त कर रहे हैं। राइट सर। लेकिन सर ये लास्ट ईयर ये मतलब 20,000 तक गया है ये ना, $20,000 तक हाईएस्ट गया था 2019 में या शायद 18 में। सही। हेलो। तो सर ये उसकी भी इंटेंशन नहीं थी कि इस तरह से हो, लेकिन अब ये आपके ख्याल में भी ये गलत नहीं हो रहा? अब देखे 1000 से ज्यादा कॉइन्स आ गए हैं, डेली आईसीओज लॉन्च हो रहे हैं, और अब मतलब ये और एक सिस्टम मेरे ख्याल से चल गया है इसको लेके ना। अच्छा, लेकिन वो जब कुछ तो ये चले इसको रिलायबल आप ना है। आप इसको उस नज़रिए से देख रहे हो जो वक़्त के साथ-साथ हो रहा है, ठीक है? जी अगर सर। आप यही नज़रिया ना आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे ले जाओ, तो जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही थी ना, तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि अच्छा, जो जर्मनी है उसने ऐसा क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च जर्मनी की तरफ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, वहाँ उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने ऐसा एक वेपन बना लिया है जो कि 1 किलो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो 6-7 किलोमीटर को राख में बदल देगा। तो ये तो सबसे लीथल वेपन है। अब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो स्टार्ट है ना सर, अभी अगर हम कहें ना कि एक्सरे मशीन्स, तो इसके पीछे न्यूक्लियर बम है। अगर हम कहें ना जो क्लीन एनर्जी, ये जो न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो डैम से भी सस्ती है, बहुत चीज़ों और से सस्ती है। वो उसके पीछे भी जो क्रेडिट जाता है वो न्यूक्लियर बम के अंदर जो रिसर्च हुई उसको जाता है। जहाँ तक बात है ब्लॉकचेन का, आप टाइम फ्रेम में उधर से गुजरे हो, वैसे ये अभी की बात नहीं है, 2017-18 की बात है, जो आप सारे पॉइंट्स बता रहे हो कि आईसीओस और ये 2017-18 के अंदर पीक पे गए थे। उसके बाद तो अभी इसका एक किस्म का अ, वो टाइम जा रहा है जहाँ पे लोग इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको नुकसान ही नुकसान हुआ है इसमें पिछले 1 साल में। लेकिन कमिंग बैक, जो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका फ़ायदा या उसका नुकसान टेक्नोलॉजी नहीं कहती कि मेरी ज़िम्मेदारी है। ये लोग उसका इस्तेमाल ऐसे कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इसका लोगों ने गलत इस्तेमाल भी किया है, इसका सही इस्तेमाल भी है। अगर सही इस्तेमाल किसी ने देखना है तो स्वीडन और ऐसे मुल्क, जो अपना दुबई आप चेक कर लो, दुबई ने सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल प्रोसेसेस हैं और डॉक्यूमेंटेशन है वो ब्लॉकचेन पे मूव कर दिया है। सऊदी अरब ये कर रहा है, सिडनी ने ये कर दिया, स्वीडन ये कर रहा है। ब्लॉकचेन बेस जो एल्गोरिदम्स हैं वो एक स्टेबल एल्गोरिदम है, और इसको थर्ड जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जा रहा है। अकाउंटिंग की 3 जनरेशंस 2 जनरेशंस आई हैं। एक था सिंगल लेजर सिस्टम, फिर था एक टू लेजर सिस्टम, और ब्लॉकचेन अब ये इंट्रोड्यूस करा रहा है थर्ड लेजर सिस्टम। तो इसको थर्ड जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग भी कह रहे हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है वो उसका इस्तेमाल क्या करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेरे 10 स्टूडेंट हैं जिनको मैंने अभी तक एमफिल करवाया है जीसी में, और उन 10 में से 9 ने ब्लॉकचेन के ऊपर थीसिस किया। इस थीसिस के ऊपर जो एक मुश्किल मुझे अभी तक दरपेश रही है ना, वो ये है कि इसका एक्सपेरिमेंट करना सबसे मुश्किल है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मैं ब्लॉकचेन पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे रेकमेंड करेंगे? अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा, इसके ना जो टूल्स हैं रिसर्च के रिलेटेड, जिसके ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट रन हो सकते हैं, वो पहले मैं खुद से उन पे प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद मैं करवा सकता हूँ किसी को। जहाँ तक बात है मैंने कौन-सी किस्म की रिसर्च कराई थी, मैंने एक किस्म की क्वालिटेटिव रिसर्च करवाई थी, और वो उस टाइम एग्ज़ामिनर्स जो थे उनसे मैंने फिर रिक्वेस्ट करके उन बच्चों को पास करवा लिया था। उन सारों मेजॉरिटी के पेपर पब्लिश हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साइटेशंस भी आ रही हैं। यानी उनकी जो भी रिसर्च थी, वो ऐसी रिसर्च है कि आगे से लोग पढ़ के उनको साइट भी कर रहे हैं। यानी उनकी क्वालिटी की रिसर्च थी। लेकिन वो वाली रिसर्च नहीं थी कि जो जीसी के मुताबिक हो। इसलिए क्योंकि मुझे मुश्किलें फ़ेस करना पड़ी हैं जीसी के सिस्टम के अंदर रहते हुए उन बच्चों के लिए, इसलिए मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ब्लॉकचेन पे आप थीसिस करें। हाँ जी, 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद फिर ये सेशन एंड हो जाएगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें।
जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर लें ताकि फिर मैं क्लास एंड कर दूँ। सर मैं ही पूछ लूं अगर कोई नहीं पूछ रहा तो? हाँ जी पूछ लें, जो नहीं पूछ रहे वो जा सकते हैं, उनकी मजबूरी नहीं है कि वो बैठे हैं, आप जी पूछ जी। लें। सर हेल्थ केयर में मुझे बताएं क्या काम हो सकता है मशीन लर्निंग और एआई को लेके? मशीन लर्निंग और एआई को लेके हेल्थ केयर, आप ना पहले हेल्थ केयर को फाइनल ना करो, आप पहले मशीन लर्निंग को देखो कि आप उसको सीख लो, क्योंकि जो आपका एल्गोरिदम इम्प्रूवमेंट है ना वो इस चीज़ के अंदर नहीं इक्वेशन लिखी जा सकती कि जी वो सिर्फ हेल्थ केयर पे अप्लाई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मशीन लर्निंग के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन बनाई हो जो चेक करे कि पहले सिर्फ ये हेल्थ केयर पे ही अप्लाई होगी? सर मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी तो है, अगर कोई इक्वेशन है वो नहीं हो मतलब सकता, पिक्चर्स में। क्यों? जैसे सर क्योंकि ये कोविड 19 है ना सर, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टडी एक पढ़ी थी कि एक्सरे जो है ना वो उनके पेशेंट्स के, मतलब हाँ जी, एआई हेल्प कर रही है कि इस पेशेंट में डायग्नोस हो करना, सकता है या बिल्कुल, नहीं हो हाँ जी सकता। हाँ, समझ आ गया मुझे। डायग्नोसिस में हेल्प कर रही है। जी उस जी। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, और जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है ना उसके अंदर आपकी पहले डाटा कलेक्शन होती है। देखो, जो कोविड रिलेटेड चेस्ट के एक्सरे हैं वो कहीं ना कहीं से डाटा सेट आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास मेथड्स पहले से मौजूद हैं, क्लासिफिकेशन के मेथड, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड क्लासिफिकेशन के मेथड पहले से मौजूद हैं, एल्गोरिदम मौजूद हैं। हमने सिंपली जो चेस्ट के एक्सरे हैं वो उस एल्गोरिदम को देने हैं, उसको हमने कहना है कि जी हमने तुम्हें 1 GB या 1 TB का हमने तुम्हें डाटा दे दिया, अब इस पर लर्निंग करो। वो 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, एक हफ्ते बाद ना वो एक मॉडल बना देगा। वो कहेगा जी मैंने ये मॉडल बना दिया है। अब वो जो मॉडल बना के देगा ना उसके बाद से आप एक साइड पर डॉक्टर बैठा लो और एक साइड पर वो एल्गोरिदम बैठा लो, और अब आप टेस्ट करना शुरू कर दो। डॉक्टर देखेगा एक्सरे, वो कहेगा इसको कोविड है, जो एल्गोरिदम है उसको आप एक्सरे भेजोगे, एल्गोरिदम करेगा कि इसको कोविड है। आप इस तरह ना पूरे पैरेलल में टेस्टिंग शुरू कर दोगे, और फिर आपका एक टाइम आएगा कि डॉक्टर जो है उसके जवाब गलत होना शुरू हो जाएंगे लेकिन एल्गोरिदम के जवाब सही रहेंगे। अभी जो रिसर्च है वो मेनली इस चीज़ पे फोकस कर रही है। जहाँ तक बात है कि ऐसी इक्वेशन बन जाए कि वो सिर्फ कोविड के एक्सरे को चेक करे, वो वो नहीं पॉसिबल। जो जो कंप्यूटर साइंस के अंदर रिसर्च है ना वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक बाद में जाके होती है, पहले वो एल्गोरिदम की इम्प्रूवमेंट पे फोकस होता है। अगर आप फॉलो करो न्यूरल नेटवर्क्स को या डीप लर्निंग को, तो वो ये रिसर्च नहीं कर रहे कि जी कोविड का कोई ऐसा तरीका मशीन लर्निंग की इक्वेशन से निकला है जो कि पहले नहीं था। जो जो डीप लर्निंग की रिसर्च है वो ये कि जो पहले लर्निंग मॉडल्स आए हुए थे, हमने एक नया मॉडल निकाला जो पहले से फास्ट है और ज़्यादा एक्यूरेट है। वो मॉडल इंडिपेंडेंट होता है कि आप उसको कोविड का डाटा दो, आप उसको गाड़ियों की ऑटोमेशन का डाटा दो, आप उसको क्या कहते हैं फार्मिंग का डाटा दो, आप उसको जो है हेल्थ केयर का डाटा दो, वो आप उसको जो मर्जी डाटा दे दो वो उसके ऊपर लर्निंग कर लेगा। लेकिन फिर वही बात कि बजाय इसके कि आप इस टाइम अपने जहन को आज़ाद छोड़ दो कि वो घूमता रहे फिरता रहे और वो नए नए आइडिया सोचता रहे, अपने जो दिमाग है ना उसको आप वो लगाम डालो और उसको लेकर आओ ये वेबसाइट पे OATD पे, और अपने आप को ये कहो कि इसमें से जौन सा भी एरिया आपको पसंद है, आपको इमेज प्रोसेसिंग पसंद है, आपको मशीन लर्निंग पसंद है, जो भी पसंद है आपको, उससे आप मिलते जुलते कोई 20-25 थीसिस निकाल लो, उन थीसिस को चेक कर लो कि उनका कोई ना कोई पेपर पब्लिश हुआ हो। अगर आपको उनका पब्लिश्ड पेपर मिल गया और साथ आपके पास थीसिस भी मौजूद है, आप वो 22 के जो थीसिस के ऑथर्स हैं उनको ईमेल करो कि काइंडली कोड हमारे साथ शेयर कर लें, और उन्होंने कोड भी आपके साथ शेयर कर लिया, तो ये आपका बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो फरत भाई हैं वो कह रही हैं
पता नहीं ये मर्द हैं कि औरत, लेकिन क्वेश्चन है कि जी जो शुरू में टास्क के बारे में बताया था वो दोबारा रिपीट कर दें। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको दोबारा से देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सर अगर वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो क्या आपसे पूछ सकते हैं पर्सनली? हाँ जी, आप पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू बाकी सो मच ये सर। जो असाइनमेंट है ये मार्क्ड असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी आप करें या आपकी मर्ज़ी आप ना करें। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स ओके करेंगे सर। उनका इंशाल्लाह थीसिस उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा मंडे वाले दिन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, और खुदा न खास्ता अगर किसी को मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। ये वक्त जो है वो थोड़ा नाउम्मीदी का है, इसमें उम्मीद को हाथ से ना जाने दें। एक मोमिन जो है वो नाउम्मीद नहीं होता। तो नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को गुजार देगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे मंडे वाले दिन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।